पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन के अकरेंस के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन के प्रिपरेशन, हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, देखिए बेसिकली अगर हम कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड करना चाहें, जो हम लोग को पढ़ना है वो तीन चीजें को पढ़ना होता है। पहला हाइड्राइड्स, पहला होता है हम लोग को जो पढ़ना है वो है हाइड्राइड पढ़ना, हाइड्राइड्स के बारे में। दूसरा जो है कोवलेंट हाइड्राइड्स का एक टाइप है जो कि है वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो सब लोग आप लोग जान रहे होंगे। एंड तीसरा हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड दिस विल बी इक्वल टू H2O2। तो ये तीन कंपाउंड हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है। इन तीनों कंपाउंड के बारे में हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। एक्चुअल में हम कहें तो वाटर जो है हाइड्राइड्स का एक फॉर्म है, ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड्स का दोनों फॉर्म है, जिसको कि हम लोग को हाइड्रोजन परऑक्साइड भी, जिसको कि हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं हाइड्राइड्स। देखिए हाइड्राइड्स होता है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट। बाइनरी मतलब दो एलिमेंट इसमें होगा, एक हाइड्रोजन और एक अदर कोई भी एलिमेंट। एक्चुअल में हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है एक्सेप्ट ऑफ नोबल गैस एट अदर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अलग अलग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सभी एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सॉरी एक्सेप्ट नोबल गैस। हाइड्रोजन सबसे कंबाइन कर सकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन हैज कैपेबिलिटी, हाइड्रोजन हैज एबिलिटी टू कंबाइन with almost all elements at different pressure and temperature, different pressure और टेम्परेचर पे हाइड्रोजन को ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट से कंबाइन करने का कैपेसिटी है एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस को छोड़ करके, नोबल गैस को छोड़ करके सभी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी है। तो हाइड्राइड्स क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन with other elements are called hydrides of hydrogen, are called hydrides, simply hydrides कहेंगे। जनरल फॉर्मूला अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें तो जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास EHX या फिर EMHY। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स। E कोई एलिमेंट है, X वगैरह उसका बैलेंसी है, M बैलेंसी है। इस तरह से हम लोग हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से हाइड्राइड्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो आप जानते होंगे, हाइड्रोकार्बन भी क्या है? हाइड्राइड्स का एक टाइप है जिसको कि आप ऑर्गेनिक में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए डिपेंडिंग अपॉन कंबाइनिंग एलिमेंट E, कौन सा एलिमेंट E से कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आयनिक हाइड्राइड्स या इसी को बोला जाता है सलेन हाइड्राइड्स, साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। दूसरा होता है कोवलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है, या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स, इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स या उसी को नॉन स्टोमैटिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो there are three form of hydrides, there are three types of hydrides, there are three types of hydrides। पहला होता है आयनिक हाइड्राइड्स या इसी को बोलते हैं सलेन, मतलब सॉल्ट लाइक,
सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, जैसे नॉर्मल सॉल्ट NaCl वगैरह होता है उसी तरह का यह हाइड्राइड्स है। दूसरा होता है कोवलेंट हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स। और तीसरा होता है कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये एक ऑल्ड नेम है, नया नाम इसका नॉन स्टियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, नॉन स्टियोमेट्रिक हाइड्राइड्स है। तो हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे कि आयनिक हाइड्राइड्स क्या है, कोवलेंट या मोलिकुलर हाइड्राइड्स क्या है, और इंडस्ट्रियल या नॉन स्टियोमेट्रिक हाइड्राइड्स क्या है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि हाइड्राइड्स क्या होता है और हाइड्राइड्स का डिवीजन कैसे कैसे किया गया है, 3 तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन एलिमेंट टू विच हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग। तो हम लोग बारी बारी से सभी हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला होता है आयनिक हाइड्राइड्स। पहला होता है आयनिक हाइड्राइड्स। देखिए, आयनिक हाइड्राइड्स बनता है जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक मेटल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड डे मेटल्स, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, एंड in some book you will also see about lithium. So beryllium, magnesium and lithium, these metals are less electropositive and they don't form ionic hydrides. आप कह सकते हो, हालांकि हम आपको यही कहेंगे कि आप बेरिलियम मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स को कोवलेंट आयनिक हाइड्राइड्स नहीं मानो, लिथियम हाइड्राइड्स को आयनिक की तरह मानेंगे, हाँ, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो formed by most electropositive elements, जो कि होता है फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए मेटल्स, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ करके बाकी सभी जो होता है आयनिक हाइड्राइड्स बनाता है, पहला पॉइंट। ये जो होता है इसमें हाइड्राइड जो होता है, दीज आर स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड, स्टिचोमेट्रिक प्रोपोर्शन में रहता है। स्टिचोमेट्रिक प्रोपोर्शन मतलब जिस तरीके से फॉर्मूला से डिपेंड किया जाएगा उसी फॉर्म में रहेगा। स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड in which hydrogen is present in the form of H minus. Hydrogen is present in the form of H minus. In the form of H minus hydride, जो कि आपको H माइनस के रूप में प्रेजेंट होता है, ये आपको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो H माइनस ऑक्सीडाइज होकर के क्या होगा, H2 प्रोड्यूस करेगा एट एनोड। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ H माइनस, द प्रेजेंस ऑफ H माइनस इज इंडिकेटेड बाई evolution of H2 gas at anode, H2 gas at anode through oxidation. ऑक्सीडेशन के थ्रू चूंकि H2 गैस बन रहा है इसलिए एनोड पे प्रोडक्शन होगा, और जब एनोड पे प्रोडक्शन होगा इसका मतलब, जब एनोड पे प्रोडक्शन होगा इसका मतलब है कि H2 गैस मतलब हाइड्रोजन जो यहाँ पे H माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो होता है आयनिक कंपाउंड होता है। Such hydrides are ionic solids, and hence they are non-conductor in solid state. Non-conductor in solid state. हालांकि जब इसको आप मेल्ट करोगे, पिघलाओगे या एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, ये हाउएवर कंडक्टिविटी शो करेगा। हाउएवर इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्चुअली सॉल्यूशन फॉर्म, एक्वस सॉल्यूशन जनरली आता है, एक्वस सॉल्यूशन दे आर कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन। फ्री आयन के प्रेजेंस रहने के कारण क्या होगा, कंडक्टर होगा इन प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन के कारण कंडक्टर होगा इन एक्वस सॉल्यूशन और इन वोल्टेज स्टेट। अगर हम बात करें अब हाइड्राइड्स के स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी ऑफ सच हाइड्राइड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सच हाइड्राइड्स जो होगा, इस तरह के हाइड्राइड्स का स्टेबिलिटी जो होता है वो साइज ऑफ मेटल कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि स्मॉलर, देखो H माइनस एक स्मॉलर एन आयन, तो स्मॉलर एन आयन स्मॉलर कैटायन के साथ मजबूत बॉन्ड बनाएगा। और इसलिए अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को यहां लिखना शुरू करें तो हम ये लिखेंगे कि LiH सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद NaH, उसके बाद KH, उसके बाद RBH एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम बात करें इधर तो CaH2 ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू SrH2, SrH2 ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू बेरियम हाइड्राइड। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। आप समझ सकते हो कि आयनिक नेचर क्या होगा, नीचे की तरफ बढ़ रहा होगा। आप अगर इसमें लिखना चाहो तो MgH2 भी लिख देते हैं। ये कोवलेंट इधर है, आयनिक नेचर, आयनिक कैरेक्टर आप ये अच्छे समझ सकते हो। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। आयनिक कैरेक्टर ये सब आसानी से ब्रेक करेगा, जबकि ये सब आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी इधर होगा, आयनिक कैरेक्टर इधर होगा। स्टेबिलिटी हम इधर दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी इधर है और आयनिक कैरेक्टर इधर है। ठीक है, स्टेबिलिटी इधर है और आयनिक कैरेक्टर इधर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आयनिक हाइड्राइड को समझ सकते हैं, उसके स्टेबिलिटी को, थर्मल स्टेबिलिटी को, उसके आयनिक कैरेक्टर को, उसके कोवलेंट कैरेक्टर को, क्या फॉर्म में रहता है हाइड्रोजन इन द आयनिक हाइड्राइड्स, ये समझ सकते हैं। ये सब आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। अब देखिए दूसरा हाइड्राइड्स होता है कोवलेंट हाइड्राइड्स। दूसरा हाइड्राइड्स हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स। Second hydrides will be covalent hydrides. इस तरह का हाइड्राइड्स बनाया जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, जिसमें कि अधिकतर नॉन मेटल्स होता है और कुछ कुछ मेटल की तरह भी होता है। इवन बेरिलियम, मैग्नीशियम जो हमने कहा कि आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाएगा, वो कोवलेंट हाइड्राइड्स से उसको बोलते हैं। तो सच हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड by metal and non-metal of P block. Non-metals of P block with beryllium and magnesium. बेरिलियम मैग्नीशियम में क्या होगा, इसी तरह का हाइड्राइड्स बनाएगा, बिकॉज उसमें कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। These are stoichiometric compound. Stoichiometric compound and hydrogen is attached to element through covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ। एक चीज आप गौर करोगे कि हमने ये बोला कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो होगा कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा। मान लिया आपसे बोला जाता है इंडियम, जैसे कि बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो थैलियम बोला जाएगा। थैलियम कैसा बनाएगा, थैलियम के पास बहुत ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है, और इसलिए अगर आपको हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन थैलियम के साथ बोला जाए तो आप बोलोगे कि आयनिक हाइड्राइड्स बनाएगा। ये चीज गौर करोगे आप। हमने बोल दिया यहां पर कि मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक, मतलब एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब जो है जिसमें कि मेटालिक कैरेक्टर तो है लेकिन कम मेटालिक कैरेक्टर है, तो वो सबको आप कह सकते हो कि आयनिक कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा। लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर, जैसे थैलियम हुआ, इंडियम हुआ, तो इन सब में आप कह सकते हो कि वो क्या करेगा, आयनिक हाइड्राइड्स बनाएगा। तो ये सब कंपाउंड बेस्ड स्टिचियोमेट्रिक नेचर का होता है, जिसमें कि एलिमेंट से हाइड्रोजन क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। इसको हम लोग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ
कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। पहला होता है इलेक्ट्रॉन रीच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन रीच हाइड्राइड्स मतलब जिसमें लोन पेयर, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉन्स ऑन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एज क्या, लोन पेयर। कुछ एलिमेंट जो होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होगा लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होगा एलिमेंट्स पर। जैसे कि आप एग्जांपल लिखना चाहो तो NH3, जैसे एग्जांपल लिखना चाहो तो H2O, H2S, HF, HCl, HCl, ये सब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होगा। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो दो होगा यहां पे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होगा एलिमेंट्स पर। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हाइड्राइड्स, इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में प्रेजेंट होगा। ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स all electrons of elements are bonded to hydrogen। हाइड्रोजन के साथ सारा इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डेड हो, जैसे कि CH4, C2H6, C2H4, C2H4, C2H6, ये सब वगैरह, ठीक है। इसमें सारा का सारा हाइड्रोजन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स, इस तरह के हाइड्राइड्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, जैसे कि बेरिलियम हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड। सम इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस तरह लिखते हैं इसमें हम कि मॉलिक्यूल हैज लेस इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्ट्रक्चर, जैसे कि BH3 हुआ, BH2 हुआ, और इसलिए ये सब क्या होगा, एक्ट एज सच हाइड्राइड्स एक्ट एज लुईस एसिड। इस तरह का हाइड्राइड जो होगा लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इस तरह का हाइड्राइड जो होगा लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। चूंकि हमारे पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। आप देखोगे कि BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है, अब BH2 एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये सब, ठीक है, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा बाय फॉर्मिंग डायमर, और एनी अदर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। तो यही कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में है। कोवलेंट हाइड्राइड्स की भी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है, जैसे आयनिक हाइड्राइड्स में होता है। साइज ज्यादा तो मतलब हाइड्राइड्स का स्टेबिलिटी कम, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड जो होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड जो होगा वो भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के, साइज ऑफ एटम। एटम का साइज अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होगा, कम होगा। जैसे कि अगर हम बात करें H2O, H2S, H2Se का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, दिस वन। HF, HCl, HBr, HI, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, HF। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिसाइड कर सकते हैं इन कोवलेंट हाइड्राइड्स ऑल्सो। सिंपल बात है, तरीका यही है कि स्मॉलर एटम ऑफ जो हाइड्रोजन है वो स्मॉलर जो एटम होगा उसी के साथ मजबूत बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, वो स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा हाइड्राइड्स होता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, देखिए इस तरह का हाइड्राइड्स बनाया जाता है ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स।
जिसमें कि हाइड्रोजन सिंपली प्रेजेंट होता है इन द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ मेटल फॉर्म, और इसीलिए जो इस तरह का हाइड्राइड्स होता है वो नॉन स्टिचियोमेट्रिक नेचर का होता है। नॉन स्टिचियोमेट्रिक नेचर का मतलब है कि चूंकि वॉइड में भरना है हाइड्रोजन को, तो इसलिए सिंपली वॉइड में एट रैंडम अरेंज होगा, मतलब फ्रैक्शन में। जैसे कि आप दिखाओगे TiH2 TiH4, तो TiH4 नहीं होगा बल्कि TiH 3.95 होगा, इस तरह से होगा, क्योंकि जो वॉइड में फिलिंग का जो ऑप्शन है वो ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, वो एक एट रैंडम होगा, पहली बात, इसलिए नॉन स्टिचियोमेट्रिक होगा। एक्चुअल में इसमें कोई बॉन्डिंग टाइप का नहीं होता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड मेटल एटम। मेटल और जैसे कि आयनिक हाइड्राइड्स में हमने देखा आयनिक बॉन्ड होगा, कोवलेंट हाइड्राइड्स में हमने देखा कोवलेंट बॉन्ड होगा। इस केस में इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में बॉन्डिंग का कोई टाइप नहीं होता है। एक और बात, शुरुआत में इसको यही माना गया था कि सिंपली वॉइड में आकर के हाइड्रोजन प्रेजेंट रह रहा है, लेकिन आजकल कुछ रिसेंट जो है डेवलपमेंट वो ये दिखाता है कि कुछ मेटल्स जब इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाता है तो अपना लैटिस स्ट्रक्चर ही चेंज करता है। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सिंपली आके वॉइड में प्रेजेंट रहा, लैटिस स्ट्रक्चर मेंटेन रहा। लैटिस स्ट्रक्चर भी बहुत सारे केसेस में चेंज कर जाता है। दूसरी बात है कि इस तरह के हाइड्राइड्स का जो प्रॉपर्टीज होगा वो मेटल के प्रॉपर्टी से लगभग मैच करेगा। फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंस रहने के कारण इस तरह के हाइड्राइड्स का बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, यही सब इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि पहला पॉइंट है फॉर्म बाई ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इस केस में क्या होगा, वॉइड्स में प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन्स एटम आर एज्यूम्ड to be present in interstitial void of the lattice structure of the metal, और इसलिए क्या होगा, ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक नेचर का होगा। So such hydrides are non-stoichiometric in nature। non-stoichiometric मतलब इस तरह के हाइड्राइड्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। So such hydrides are non-stoichiometric in nature। जैसे कि आप देखोगे TiH 3.95, आप देखोगे जिंक H 1.95 1.92, इस तरह से देखोगे आप कि फॉर्मूला जो होगा उस तरह से नहीं होगा जैसा होना चाहिए, H2 होना चाहिए। एक और बात है कि ठीक है, recent development has shown that in some cases metal changes their lattice structure when they form interstitial hydrides। और इसलिए सिंपली ऐसा कहना कि सिंपली हाइड्रोजन होगा वॉइड में प्रेजेंट होगा, ये बहुत सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होगा, लैटिस स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। अब आप देखोगे अगला पॉइंट बता रहे हैं कि सच हाइड्राइड्स इस तरह के हाइड्राइड्स में क्या होता है, देयर इज नो एक्चुअल बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड मेटल, और इसके कारण से क्या होगा, इसको हाइड्रोजन मेटल, हेंस मेटल रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। हालांकि डिफरेंस होता है लेकिन प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है ऑफ दैट ऑफ
पैरेंट नेचर जो कि कंपाउंड को बना रहा है उससे क्या होगा, प्रॉपर्टीज मैच करेगा। दूसरी बात है कि हाइड्रोजन फ्री रहने के कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन such compound have strong reducing property, strong reducing property होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन। तो ये जो है इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स है। मतलब शुरुआत में चूंकि ऐसा माना जाता था कि सिंपली इंडस्ट्रियल वाइड्स में प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन और इसलिए इसका नाम दे दिया गया इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स। हालांकि इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स में रिसेंट डेवलपमेंट ये बताता है कि बहुत सारे केसेस में, नॉट ऑलवेज, जैसे कि पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब जो है अपना हाइड्राइड्स जो है सिंपली अपना लाइट स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है, लेकिन बहुत सारा हाइड्राइड्स ऐसा है जो अपना लाइट स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है जब वो इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स बनाता है। तो इसलिए इसका जो बेहतर नाम है वो है नॉन स्टोचोमेट्रिक हाइड्राइड्स। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग आजकल इसको इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स के रूप में ही बोलते हैं। ठीक है, ये वो। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला कंपाउंड हाइड्राइड्स का टाइप हम लोग पढ़ चुका। अब हम लोग अगला कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे वाटर। आप में से सब लोग जो होगा वाटर से फेमिलियर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लोग जो वाटर को नहीं जान रहा हो, तो वाटर से सब लोग फेमिलियर होंगे। तो हम लोग वाटर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वाटर का प्रॉपर्टीज क्या है, वाटर का फॉर्मेशन क्या होगा, वाटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, और वाटर हाइड्रेट्स बना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डेलिकेशियस मटेरियल क्या है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि वाटर जो है, वाटर इज ए कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। वाटर जो होगा कोवलेंट हाइड्राइड्स होगा ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, एक जनरली मतलब इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जो होता है वो इस तरह का होता है। ऑक्सीजन, दिस वन, तो लोन पेयर रहेगा, जो लोन पेयर का बॉन्ड एंगल जो होगा 104 डिग्री, 4.5 डिग्री करीब होगा, 104.5 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो होगा कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसके कारण से क्या होगा, वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, लगभग 79 के करीब होगा। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बार बार यूज करते होंगे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बहुत कम लोग देखते हैं, समझता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है कि कितना परसेंटेज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को सॉल्वेंट डिसोसिएट कर देगा, आयोनाइज करके हाइड्रेट्स कर देगा, मतलब हाइड्रेशन कर लेगा, कहने का मतलब आयोनाइज कर देगा, जब एक प्योर आयनिक कंपाउंड को उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा। मतलब एबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट टू डिसोसिएट कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड्स इनटू इट्स आयन, कोई हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे वाटर का अगर हमने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 79 है, इसका मतलब है कि अगर हम एक आयनिक कंपाउंड, प्योर आयनिक कंपाउंड अगर हम वाटर में डालेंगे, तो वाटर जो होगा 100 आयनिक कंपाउंड्स में से 79 आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक कर देगा इनटू देयर आयंस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब है कि वाटर को ज्यादा आयनिक कंपाउंड्स को सोल्यूबल करने का प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, ये होगा, जिसके कारण से
और इसलिए क्या होगा, वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स एंड फॉर सम कोवलेंट कंपाउंड ऑल्सो, कुछ कोवलेंट कंपाउंड के लिए भी क्या होगा, वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल, आयनिक कंपाउंड्स कब सोलुबल होगा, इफ डेल्टा एच हाइड्रेशन जो एंथैल्पी है उसका मैग्नीट्यूड जो वो ज्यादा हो लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड। आप ये चीजें जो है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में फिजिकल में पढ़ते होंगे या पीरियोडिक टेबल में बताया गया होगा कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है तोड़ करके हाइड्रेट कर, मतलब जो आयंस बना है टूट करके उसको हाइड्रेट करने में निकला एनर्जी, और लैटिस एनर्जी होता है तोड़ने में लगा एनर्जी। तो तोड़ने में एनर्जी अगर मान लो 100 लग रहा है और हाइड्रेशन होने में 150 लग रहा है, मतलब निकल रहा है, तो क्या होगा, सोलुबल होगा। जैसे कि सम आयनिक सॉलिड्स whose lattice energy has higher value than hydration enthalpy, then delta H hydration are insoluble in water, जैसे कि फॉर एग्जांपल में AgCl हुआ, AgBr हुआ, आप CaF2 ले लो, Bi2S3 ले लो, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, वाटर में इनसोलुबल होगा। CaCO3 हुआ, BaSO4 हुआ, ये सब वाटर में इनसोलुबल है, बिकॉज इन सभी आयनिक कंपाउंड्स का लैटिस एनर्जी जो होगा वो हाइड्रेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कोवलेंट कंपाउंड्स, कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स भी वाटर में सोलुबल होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर ड्यू टू एसिड, अल्कोहल्स एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण क्या होगा, कोवलेंट कंपाउंड सोलुबल होता है। तो सोलबिलिटी जो होगा वाटर में वो दो कारणों से होता है। अगर आप आयनिक कंपाउंड की बात करो तो जो डेल्टा एच हाइड्रेशन होना चाहिए वो लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। कोवलेंट कंपाउंड की बात करो तो कोवलेंट कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है तो कोवलेंट कंपाउंड जो होगा, कोवलेंट जो मॉलिक्यूल है वो वाटर में सोलुबल नहीं होगा, ठीक है। वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग जान रहे होंगे कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो H2O सॉलिड है वो क्या होता है, लेस देन होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से। ये चीज गौर कीजिएगा, डेंसिटी ऑफ आइस जो वाटर से क्या होता है, कम होता है। ये एबनॉर्मल है। आप बहुत कम ऐसा सॉलिड देखोगे कि जहां पे डेंसिटी जो होता है सॉलिड फॉर्म का कम होता है। इसका कारण ये है कि आइस को एक हेक्सागोनल लैटिस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग। आइस हैज ए केज लाइक हेक्सागोनल लैटिस, ठीक है, एट नॉर्मल कंडीशन। हालांकि अगर प्रेशर बहुत कम कर दिया जाए तो ये क्यूबिक लैटिस में बनाना शुरू कर देता है। नॉर्मल कंडीशन हेक्सागोनल लैटिस होता है इन विच ईच वाटर मॉलिक्यूल, ईच H2O molecule is attached to 4 other H2O molecule through hydrogen bond. 4 other H2O molecule through hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा, बहुत सारा 4 मॉलिक्यूल जो होगा, एक मॉलिक्यूल हर वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में।
केज लाइक स्ट्रक्चर एक बना लेगा, ठीक है। द स्ट्रक्चर, द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस is responsible for its low density, इसके लो डेंसिटी के लिए क्या होगा, केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप आइस को मेल्ट करोगे तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बोला हमने हर वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, वो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, और कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के कारण क्या होगा, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के कारण केज लाइक स्ट्रक्चर जो है वैनिश कर जाएगा, और उस पार्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इंसर्ट हो जाएगा। समझ लो, मान लो इतना बड़ा मॉलिक्यूल, इसमें 4, जस्ट फॉर एग्जांपल 4 वाटर मॉलिक्यूल है आइस। जब इसको आपने मेल्ट किया, वाटर किया तो जो केज लाइक स्ट्रक्चर वैनिश हो गया, और मान लो 6 वाटर मॉलिक्यूल आ गया इसी वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम से रहा मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो इसी तरह का सिचुएशन है कि केज जो बन रहा है एक होल टाइप का स्ट्रक्चर है, कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, जिसके कारण से एक गिवन वॉल्यूम में कम वाटर मॉलिक्यूल फिट रहेगा। लेकिन अब आइस को जब मेल्ट करोगे तो क्या होगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आइस के अंदर, मतलब उस पार्टिकुलर वॉल्यूम में चला आएगा, और क्या होगा, ज्यादा मास प्रेजेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम, और इसलिए क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगा। आइस का डेंसिटी कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बायोलॉजी। मतलब जो आप जानते हो कि जैसे कि लेक है, बहुत ठंडे प्रदेश में क्या होता है, लेक वगैरह के ऊपर बर्फ जम जाता है, लेकिन ऊपर बर्फ जमता है, नीचे बर्फ नहीं जमेगा, नीचे वाटर ही रहेगा, जिसमें कि क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ जो है, मछली है या और भी अदर जो जीव है जो पानी में रहता है, वो जिंदा रह सकता है। वरना अगर आइस मतलब हल्का होता, मतलब सॉरी, अगर आइस भारी होता तो क्या होता, धीरे धीरे पूरा लेक जम जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ऊपरी परत लेक का क्या होता है, आइस से जमा होता है, बाकी नीचे का परत जो होता है वो वाटर होता है एट सफिशिएंट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हीट ऑफ अर्थ। तो इसलिए जो आइस के अंदर एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने देखा वाटर। अब देखिए पॉइंट ये है कि एक आप सुनोगे टर्म हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर, एक टर्म सुनोगे आप हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर एक्चुअली में आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्म है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो H2O बना, ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो क्या होगा, D2O बना। पॉइंट यह है कि जो हैवी वाटर होता है, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। जैसे कि ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें इसका D2O का, प्रॉपर्टीज ऑफ D2O, ठीक है, एक्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is higher than that of water, those of water। वाटर का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है उससे ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी, वाटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उससे ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है D2O का। पहला पॉइंट लगभग। केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल, not identical, similar. However, due to strong bonding, stronger DO bonding, DO bond than HO bond, क्या होगा, HO bond, rate of reaction differ, इसी को बोलते हैं such effect in rate due to difference in isotopic mass
आइसोटोपिक मास इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट, जिसको कि आप ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज करोगे, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में इसका यूज आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सवाल आईटी इस पर पूछ चुका है। आइसोटोपिक इफेक्ट का हम लोग ऑर्गेनिक में यूज करेंगे, ठीक है। हैवी वाटर जो होता है स्मॉल ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं, ठीक है। तो D2O इज हार्मफुल फॉर अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है। हाउएवर फॉर ह्यूमन बीइंग इट इज नॉट हार्मफुल एट ऑल। यह हार्मफुल नहीं होता है, बड़े ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए यह हार्मफुल होता है। D2O का यूज किया जाता है एज मॉडरेटर। D2O इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एज मॉडरेटर का काम होता है टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, ठीक है। तो D2O को हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूट्रॉन, जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है उसको स्लो डाउन करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको मॉडरेटर कहते हैं, ठीक है। मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। अब देखिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वाटर का, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सबसे पहला पॉइंट है कि वाटर इज एम्फोट्रिक इन नेचर। और इसलिए क्या होगा, एंड हेंस इट रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। वाटर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा, बिकॉज ये क्या है, एम्फोट्रिक नेचर का है। जैसे कि आप एसिडिक ऑक्साइड रखो, SO2 रखो, SO3 रखो, वाटर के साथ आप रिएक्शन करके बना लेगा H2SO4। ये एसिडिक ऑक्साइड हुआ। आप बेसिक ऑक्साइड रखो, CaO, वाटर के साथ कंबाइन करो, आपको बन जाएगा COH का होल 2। बेसिक ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन करवा लिए इसको। तो वाटर एक जो होगा एम्फोट्रिक नेचर होने के कारण एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों के साथ, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, बिकॉज ये खुद एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। दूसरा, वाटर is also acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे देखिए, अगर आप क्या करते हो, सोडियम पे वाटर डालते हो तो आप देखोगे कि आएगा क्या, NaOH प्लस H2। आप गौर करो कि H प्लस क्या होगा, +1 से 0 में गया, मतलब ये रिड्यूस हुआ मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप क्या करो, फ्लोरीन के साथ वाटर को ऐड करो तो आप क्या करोगे, देखोगे कि HF प्लस O2 बन जाएगा। अब आप गौर करो, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो वाटर ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब वाटर यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए, अगला पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। वाटर जो होगा हाइड्रोलिसिस का कैरेक्टर रखता है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मान लो आप FeCl3 पे वाटर डाल दिए, आप क्या करेगा, इसको ये FeOH का होल 3 प्लस HCl बना लेगा और हाइड्रोलिसिस कर लेगा। हाइड्रोलिसिस करने का कारण यही होता है कि जो आयनिक सॉलिड्स है उसको ये तोड़ सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है। इसके कारण से क्या होगा, ये हाइड्रोलिसिस सॉल्ट्स का कर देता है, ठीक है।
और चौथा होता है हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, वाटर जो है बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है थ्रू डिफरेंट बॉन्डिंग। डिफरेंट तरीके से वाटर जो होगा अलग अलग हाइड्राइड्स के साथ जुड़ जाता है, अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स के साथ जुड़ जाता है। इसको कि हम लोग हाइड्रेट्स कहते हैं। जैसे 3 तरह का हाइड्रेट्स होता है, एक होता है केटायनिक हाइड्रेट्स, एक होता है एनायनिक हाइड्रेट्स और एक होता है लैटिस हाइड्रेट्स। तो वाटर attach itself to ionic solids and form hydrates, जैसे कि CuSO4 5H2O हुआ, MgCl2 6H2 हुआ, ये सब हुआ। Na2CO3 10H2 हुआ, ये सब जो हो गया हाइड्रेट्स होगा। इन सभी को वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जो हाइड्रेट्स में वाटर प्रेजेंट होता है उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। द वाटर प्रेजेंट इन हाइड्रेट्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रेट्स होता है 3 तरह का होता है। हाइड्रेट्स होता है 3 तरह का होता है। पहला है केटायनिक हाइड्रेट्स। केटायनिक हाइड्रेट्स में क्या होता है, वाटर जो होगा जुड़ा होगा केटायन से थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वाटर इज अटैच्ड to cation through coordinate bond, जैसे देखिए CrH2O का होल 6 और Cl3। ठीक है, एक हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है, इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या है, क्रोमियम 3+ से जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास एनायनिक हाइड्रेट्स। दूसरा होता है एनायनिक हाइड्रेट्स, नॉट हाइड्रेट्स। इसमें क्या होगा, ये चीज गौर करने लायक है कि वाटर इज अटैच टू एनायन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड थ्रू केटायन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वाटर जो होगा हाइड्रेट अलग अलग बॉन्ड से, मतलब अलग केटायन से क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, और एनायन से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। तो एनायनिक हाइड्रेट से ही होता है कि जैसे कि देखो CuSO4 5H2, इस एग्जांपल में देखोगे CuSO4 5H2O को, तो इसमें क्या होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे CuH2O का होल 4 और फिर SO4H2। इसमें क्या है, 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है वाटर कॉपर से, और 1 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है सल्फेट से। और तीसरा हाइड्रेट होता है लैटिस हाइड्रेट। लैटिस हाइड्रेट्स में क्या होगा, वाटर जो होगा इंडस्ट्रियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रहा होगा। जैसे कि Na2CO3, वाटर इज प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस मेकिंग द क्रिस्टल स्टेबल, क्रिस्टल को स्टेबल बना रहा होगा। वाटर जो होगा क्रिस्टल को स्टेबल बना रहा होगा बाय प्रेजेंटिंग इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, जैसे कि Na2CO3 10H2 वगैरह। इसको अगर आप इस तरह के हाइड्रेट्स को, लैटिस हाइड्रेट्स को अगर आप ब्रेक करोगे तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो वैनिश कर जाएगा, और जो क्रिस्टल होगा वो स्क्रम्बल हो जाएगा इन पाउडर। स्क्रम्बल मतलब बिखर जाना। स्क्रम्बल का मतलब हुआ कि बिखर जाएगा, टूट जाएगा और पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो गौर करिएगा, इसमें एनायनिक
एनायनिक हाइड्रेट्स में कुछ जो होगा वाटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एनायनिक हाइड्रेट्स में कुछ वाटर जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा एनायन से, और कुछ वाटर जो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा केटायन से। और इसलिए इस हाइड्रेट्स को अगर आप गर्म करोगे तो वाटर क्या होगा, बारी बारी से बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वाटर एकाएक मतलब जैसे कि इस हाइड्रेट को गर्म करो 6 वाटर मोलिक्यूल एक साथ निकलेगा। इस हाइड्रेट को गर्म करो तो पहले क्या होगा, पहले 4 वाटर मोलिक्यूल निकलेगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वीक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहां पर, और फिर देन आफ्टर 1 वाटर मोलिक्यूल निकलेगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा CSO4 में कौन सा हाइड्रेट्स को आप करोगे गर्म तो वाटर एक करके निकलेगा, अलग अलग टेम्परेचर पर निकलेगा। तो एनायनिक हाइड्रेट्स, बिकॉज एनायनिक हाइड्रेट्स में वाटर अलग अलग तरीके से बॉन्डेड होता है टू मेटल। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर्टी होता है कि कंपाउंड को वाटर एब्जॉर्ब करने का और वाटर रिलीज करने का। ठीक है, वाटर एब्जॉर्बर और रिलीजर। some molecules, some ionic solids absorb water from atmosphere. ठीक है, such ionic solids are called hygroscopic solids. If the water absorption occur to greater extent, then such solids are called deliquescents. deliquescent material, deliquescent solid. इस तरह के सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे, डेलिक्वेसेंट सॉलिड कहेंगे। वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि नॉर्मल सॉल्ट NaCl हुआ, MgCl2 हुआ, ये सब क्या होगा, ठीक है, ये सब क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखेगा। अब देखो डेलिक्वेसेंस कब होगा, डेलिक्वेसेंस जो फेनोमेना है अकर व्हेन, डेलिक्वेसेंस अकर व्हेन जो होगा सब्सटेंस जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सॉलिड है मान लो आपका, और ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर बाहर से अंदर आ रहा है। तो देखो सब्सटेंस का कुछ वेपर प्रेशर होगा, सब्सटेंस का कुछ वेपर प्रेशर होगा, और एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है, इसमें कुछ पार्शियल प्रेशर होगा वाटर को। तो इधर से इधर लिक्विड फ्लो कब करेगा, जब इधर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस। जब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस क्या होना चाहिए, से ज्यादा होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर। वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस कम होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, वेपर प्रेशर जो इधर से वाटर निकल रहा होगा, वेपर प्रेशर मतलब वो जो वाटर रिलीज कर रहा होगा, सब्सटेंस में कुछ वाटर होगा वो रिलीज कर रहा होगा, और जो एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या होगा, अंदर की तरफ फ्लो करेगा वाटर और डेलिक्वेसेंस फेनोमेना होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेलिक्वेसेंस फेनोमेना। अब देखिए सम सॉलिड्स, अब हम इसी में चेंज कर लेते हैं, कुछ सॉलिड ऐसा भी होता है जो कि क्या करता है, वाटर रिलीज करता है, रिलीजेस वाटर टू एटमॉस्फेयर। सच आयनिक सॉलिड्स आर कॉल्ड, इस तरह के आयनिक सॉलिड्स को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के आयनिक सॉलिड को हम लोग कहेंगे इफ्लोरोसेंट मटेरियल, इफ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, इफ्लोरोसेंस अकर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ, इस केस में क्या होगा, जो सब्सटेंस जो रिलीज करेगा वाटर वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर से कम होना चाहिए, मतलब वेपर प्रेशर
सब्सटेंस का ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर वाटर इन एयर, और जिसके कारण से क्या होगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम लोग इफ्लोरेसेंट मटेरियल और डेलिकेसेंस मटेरियल को पहचान सकते हैं। अगर वेपर प्रेशर, देखिए सिंपल बात है, लिक्विड फ्लो की बात है, लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। तो अगर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर से, तो सब्सटेंस से वाटर क्या होगा, बाहर फ्लो करेगा, मतलब इफ्लोरेसेंस सब्सटेंस हो जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस कम हुआ और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, पानी जो होगा, वाटर जो होगा, एटमॉस्फेयर से सब्सटेंस की तरफ फ्लो करेगा और उसको हम लोग डेलिकेसेंस मटेरियल कहेंगे। इस तरह का सवाल आपको केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में 1-2 सवाल करवाया जाएगा आपको, जहां पे देखोगे कहा जाएगा कि कब इफ्लोरेसेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इफ्लोरेसेंट का मतलब है कि वाटर रिलीज करना चाहिए। वाटर रिलीज करने का मतलब है अंदर से, सॉलिड से वाटर बाहर जाना चाहिए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ज्यादा हो जाना चाहिए कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर। एंड डेलिकेसेंस के लिए रिवर्स होगा।